है आखिर क्यों? सभी समस्याओं का समाधान जानिए संजय चोपड़ा से। कार्यक्रम आखिर क्यों में हर रोज सुबह 8:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन और मैं हूं वंदना चंदेल। राजधानी में 16 दिसंबर की खौफनाक रात को मेडिकल की एक छात्रा के साथ हैवानियत की हदें पार हुई। इसके बाद देश में हाहाकार समझ गया। राजधानी से लेकर पूरे देश में ताबड़तोड़ विरोध प्रदर्शन हुए और सभी 6 आरोपियों के लिए मौत की सजा की मांग की जाने लगी। लेकिन जब तक आरोपी दोषी में तब्दील होते, इससे पहले एक दिन अचानक सुबह खबर आती है कि दिल्ली गैंगरेप मामले में मुख्य आरोपी राम सिंह की मौत हो गई और मौत का कारण आत्महत्या बताया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे सवाल हैं जो राम सिंह की मौत पर सवाल खड़े कर रहे हैं और फिर तय कर पाना मुश्किल हो जाता है कि राम सिंह ने आत्महत्या की या फिर उसकी हत्या की गई। न्यूज लाइन देखते रहिए, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। राम सिंह की मौत की सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे आज अपने खास मेहमानों के साथ न्यूज लाइन में। दिल्ली गैंगरेप के मुख्य आरोपी राम सिंह ने तिहाड़ जेल में सुबह फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। तिहाड़ जेल से राम सिंह की मौत की खबर आते ही खलबली सी मच गई। इसके बाद राम सिंह के परिवार वालों ने जेल प्रशासन पर आरोप लगाया है कि राम सिंह ने खुदकुशी नहीं की बल्कि उसकी हत्या की गई। परिवार वालों ने इस पूरे मामले पर सीबीआई जांच की मांग भी की और कुछ ऐसे सवाल भी उठाए हैं जिससे राम सिंह की मौत पर खुद एक सवालिया निशान लग गया है। 16 दिसंबर की खौफनाक रात का गुनहगार अब खत्म हो चुका है। जिसके लिए देश के कोने कोने से फांसी की सजा मांगी जा रही थी, उसने फांसी लगाकर ही आत्महत्या कर ली है। देश को झकझोर कर रख देने वाले दिल्ली गैंगरेप मामले में मुख्य आरोपी राम सिंह ने तिहाड़ में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। लेकिन सवाल ये है कि राजधानी ही नहीं बल्कि देश की सबसे महफूज तिहाड़ जेल में कोई फांसी लगा ले और किसी को भनक तक ना लगे। तिहाड़ में तिकड़मबाजी पर सवाल इसलिए भी उठते हैं क्योंकि जिस केस पर देश की निगाहें टिकी हो, उस हाई प्रोफाइल केस का मुख्य आरोपी यूं ही आसानी से जान दे तो लाजमी है सवाल उठेंगे। सवाल ये है कि राम सिंह ने आत्महत्या की या फिर पर्दे के पीछे कुछ और है। वहीं आरोपी राम सिंह के परिजनों का कहना है कि तिहाड़ जेल में राम सिंह ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उसकी हत्या कर दी गई है। जबकि राम सिंह की मां ने आरोप लगाया कि उसे जेल में प्रताड़ित किया जा रहा था। मुझे उस कमरे के अंदर खतरा है और ये बात मुझे मैं परसों के पहले दिन गया, आज से 3 दिन पहले कोर्ट, तो उस दिन तो मतलब वो कैसे चली थी, वकील ने मिलवाया नहीं। मैं तो एक पुलिस वाला मेरे पास में बैठा, मैं जानता है नहीं, उसका नाम नहीं जानता। उसने कही कि अंकल जी राम सिंह आपका बेटा है? मैंने कहा हाँ जी मेरा बेटा है। मुकेश, मैंने जी मेरा बेटा है। क्या अंकल जी एक बात कहूँ, तुम किसी से क्यों नहीं? तो मैंने क्यों बाबू जी? कि ऐसा करो, उस कमरे से राम सिंह को चेंज करो, राम सिंह की जान को उस कमरे के अंदर खतरा है। 4 दीवारी के अंदर एक मौत ने प्रशासन और सरकार पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। राम सिंह तिहाड़ जेल के बैरक नंबर 3 में कैद था। राम सिंह ने अपनी ही दरी काटकर फंदा और थाली को हथियार बनाकर खुदकुशी की। राम सिंह के वकील का साफ कहना है कि राम सिंह ने खुदकुशी नहीं की बल्कि उसकी मौत के पीछे गहरी साजिश है। ऐसे कोई सर्कमस्टांसेस नहीं थे जिसके मुताबिक वो सुसाइड कर ले, क्योंकि वो बहुत अच्छा, क्योंकि ट्रायल बहुत अच्छा चला आ रहा था। वो अपने फैमिली मेंबर से कोर्ट के अंदर ही, कोर्ट ने स्पेशल परमिशन दे रखी हुई थी, कोर्ट के अंदर उसके फैमिली मेंबर मिला करते थे। थ्रू आउट द ट्रायल वो बहुत खुश थे और मुझे लगता है कोई ना कोई ऐसा फाउल प्ले किया गया है जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। कि मुझे नहीं लगता किसी प्रकार का और मेंटल स्ट्रेस उसके ऊपर था या किसी उसके ऊपर दबाव था। राम सिंह की मौत पर जो सवाल तिहाड़ जेल में सुरक्षा व्यवस्था पर खड़े हुए हैं, उसने सुरक्षा की सारी पोल खोल दी है और कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। सवाल ये है कि क्या सुरक्षाकर्मी नींद में मदहोश थे? राम सिंह की सुरक्षा पर खास निगाह क्यों नहीं रखी गई?
कैदियों से अनबन के बाद भी उसकी सुरक्षा में कमी क्यों? कोई कैदी जेल वार्ड में फांसी कैसे लगा सकता है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो जेल प्रशासन की नींद उड़ाने के लिए काफी है। न्यूज डेस्क, चैनल 1 न्यूज। तो ये हत्या है या आत्महत्या, इस पर अभी संशय है, सस्पेंस है, पसोपेश है, असमंजस है, क्लियर नहीं हुआ है। इन्वेस्टिगेशन बताएगी कि आखिरकार क्या हुआ था, राम सिंह की हत्या हुई थी या आत्महत्या हुई थी। इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं और चर्चा के दौरान हमारे साथ हमारा पैनल मौजूद है। बहुत ही खास लोग आज हमारे बीच इस पैनल में हैं। हमारे साथ विवेक शर्मा जी हैं, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। बहुत बहुत स्वागत है विवेक जी आपका। साथ ही हमारे साथ फजल इमाम मलिक साहब हैं, अक्सर हमारी चर्चा में अपनी विशेष भूमिका निभाते आए हैं और आज भी यही करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार हैं, विश्लेषक भी हैं, हमें बताएंगे कि पॉलिटिकल चीजों को अगर देखें तो कितना इफेक्ट इस इंसिडेंट का उन पर पड़ने वाला है। हमारे साथ हमारे संवाददाता, वरिष्ठ संवाददाता आर.के. रावत, जो लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं, लगातार एक बड़ी कवरेज करते आए हैं। आर.के. रावत भी इस दौरान हमारे साथ हैं। आर.के. रावत, आपसे ही शुरुआत करते हैं। आप हमें बताएं कि पूरा इंसिडेंट कैसे हुआ, कब हुआ और अब तक की क्या डेवलपमेंट है, वो सबसे पहले आप हमें बताएं। देखिए, राम सिंह को जो है कल जो शाम को जब ये अपनी बैरक में टहल रहा था तो शाम को जो इस पे सुसाइडल वॉच जो रखे हुए थे जो कैदी, वो उन्होंने उससे पूछा कि क्या हो गया, क्यों तुम्हें इतना परेशान क्यों हो? तो उसने, राम सिंह ने अब उन कैदियों को बताया कि नहीं, ऐसी कोई घर की परेशानी ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उसके दिमाग में क्या चल रहा था वो किसी को नहीं पता था। इसके बाद जो है सुबह जब 5 बजे के करीब जब गिनती शुरू होती है, सबको दिनचर्या के लिए बाहर बुलाया जाता है, गिनती शुरू हुई तो उसके बाद राम सिंह का कोई भी जो है वो एक कैदी जो कम मिला, जब एक कैदी कम मिला, जो जब उसकी ढूंढ मची तो पता पड़ा कि राम सिंह नहीं आया। जब राम सिंह की बैरक में जाके देखा तो राम सिंह जो है अपने ही बैरक की ग्रिल से फांसी का फंदा लगा के लटका हुआ था। और लटकने के बाद जो है वहां हाहाकार मच गया। जब वहां जो जेल का हॉस्पिटल के डॉक्टर पहुंचे, उन्होंने उसको देखा, उसको चेक किया तो उन्होंने कहा कि ये मर चुका है। तो उसके बाद जो है राम सिंह की बॉडी को डीडी हॉस्पिटल ले जाएगा और जहां डीडी हॉस्पिटल ने जो है इसके मौत की पुष्टि की। तो वहां जब डॉक्टरों ने मौत की पुष्टि की तो उसके बाद जो है मामला जो है दिल्ली सरकार को बताया गया। दिल्ली सरकार में हड़कंप मच गया क्योंकि दिल्ली की जो सीएम है शीला दीक्षित, वो जेल मंत्री भी हैं। उन्होंने तुरंत जो है केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली के सीएम को तलब किया और तलब होने के बाद जब पूरी रिपोर्ट जब और इनको जो डीजी तिहाड़ हैं, जो डायरेक्टर जनरल तिहाड़ है बिमला मेहरा, उनको भी गृह मंत्रालय बुलाया गया। तो इन्होंने पूरी रिपोर्ट दी सीएम को। सीएम ने जो रिपोर्ट दी जब गृह मंत्रालय को, तो उसमें बताया गया कि किन परिस्थितियों में जो है इसने ऐसा किया और क्या क्या सरकमस्टेंसेस रहे उसमें। उसके बाद जो है सरकार ने जो आदेश किया कि इस हाई प्रोफाइल मामले को कोई भी एक डॉक्टर जो है उसका पोस्टमार्टम नहीं करेगा, इसका एक पैनल बनाया जाएगा। उसके पैनल में जो है 5 डॉक्टरों का एक पैनल बनाया गया है, जिसमें जो डीडीयू हॉस्पिटल का एक डॉक्टर है, इसके अलावा एम्स का एक डॉक्टर है, इसके अलावा लेडी हार्डिंग का एक डॉक्टर और मौलाना आजाद जो इंस्टीट्यूट है, मेडिकल इंस्टीट्यूट है, उसके 2 डॉक्टर का एक पैनल बनाया गया। और इस पैनल को बनाने के बाद जब डीडीयू से फिर बॉडी जो है पहले जेल में ले जाई गई, जहां पे क्राइम टीम और फॉरेंसिक टीम और जो एसडीएम, फिर उसके बाद जब जांच जो है एमएम को सौंपी गई, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को, तो उन्होंने बॉडी की जांच की और बॉडी की जांच करने के बाद उन्होंने फिर बॉडी को जो डीडीयू में भेजा। डीडीयू के बाद जो है बॉडी जो है एम्स के उसी शवगृह पोस्टमार्टम रूम में रखी हुई है, जिसके बाहर मैं खड़ा हुआ अभी आपको बता रहा हूं। तो अभी तक का पूरा ये है कि अभी इसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। हो सकता है कि पोस्टमार्टम जो है कल होगा, क्योंकि एमएम ने, जो सूत्र बता रहे हैं कि एमएम ने जो है वो कल के पोस्टमार्टम कराने के लिए कहा है, क्योंकि जो पूरा पैनल है, पूरा पैनल जब कल इकट्ठा होगा 11 बजे के आसपास जो उसका पोस्टमार्टम कराया जाएगा, तब उसके बारे में उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल आर.के. रावत, तो 5 डॉक्टर्स की मौजूदगी में, अलग अलग डॉक्टर्स हैं ये अलग अलग हॉस्पिटल के, जिनकी मौजूदगी में एक पूरा जो पैनल है वो पोस्टमार्टम करेगा और उसके बाद जो रिपोर्ट आएगी वो काफी कुछ इस संशय को, मुझे लगता है, तस्वीर को और साफ कर देगी। फिलहाल हमारे साथ हमारे एक और खास मेहमान सुधीर शर्मा जी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, कैदियों पर बहुत सारी स्टडी है, रिसर्च है, क्रिमिनल साइकोलॉजी से वाकिफ हैं। और माफ कीजिएगा, सुधीर जैन साहब हैं। जैन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं आज कि जो भी कुछ हुआ तिहाड़ जेल के जेल नंबर 3 में, जो आरोपी राम सिंह, जो कि बलात्कार गैंगरेप मामले का मुख्य आरोपी है, उसने आत्महत्या की, हत्या की, क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि अब तक तस्वीर साफ नहीं है, सब कुछ संशय में है। सबसे पहले विवेक शर्मा जी हमारे साथ हैं, सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं, बहुत जाने माने एडवोकेट हैं विवेक जी। आप हमें बताएं विवेक जी, क्या ऐसे मामलों में क्या नजर आता है आपको? अगर अब पता चले कि एक ऐसा केस है जो बड़ा हाई प्रोफाइल है, देश भर में उसकी चर्चा हो रही है, हालांकि सभी लोग डिमांड कर रहे थे कि मुख्य जो आरोपी हैं, तमाम जो 6 आरोपी हैं, सबको फांसी मिले। उसी बीच में खबर यह आती है कि एक आरोपी, उसमें से जो मुख्य आरोपी है, उसने सुसाइड कर ली। क्या इस केस में अब क्या फिलहाल आपको नजर आ रहा है?
कि पहले तो मैं आपको ये भी बता दूं कि इन 5 आरोपियों में से एक आरोपी का वकील मैं भी हूँ। जी जी। नंबर 1। नंबर 2, अभी आर.के. रावत साहब बता रहे थे जी। कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन जेल अथॉरिटीज को तब मिली जब गिनती कम पाई गई, जी। जबकि राम सिंह के साथ और को प्रिजनर्स वहां पे हैं। जी। यानी कि को प्रिजनर्स जब उठे होंगे सुबह और उन्होंने देखा होगा, यदि उसने फांसी लगाई होती तो उन्होंने देखा होता उसे, और देखने के बाद उन्होंने इंफॉर्मेशन दी होती। जी जी। केस ये नहीं है, मतलब मुझे भी उतना ही मालूम है जितना मीडिया से रिपोर्ट्स मुझे मिल रही हैं। जी। मामला सब जुडिस है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जांच कर रहे हैं। अल्टीमेटली जांच में जो भी सामने आएगा, अभी तो पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ है, कॉज ऑफ डेथ भी नहीं मालूम है। जी जी। तो ये सारा चीज जो है, वो सर्कमस्टांसेस जो है, वो एक संदेह तो पैदा कर ही रहे हैं। तो आपको नहीं लगता ये सुसाइड का केस है? नहीं, मुझे लगता है या नहीं लगता उससे फर्क नहीं पड़ता, पर ये सर्कमस्टांसेस ये इंडिकेट जरूर करते हैं कि एवरीथिंग इज नॉट फेयर देयर। ओके ओके। तो अब इस तरीके की चीजें जो है वो निकलकर सामने आ रही है। जैसा कहा विवेक जी ने, चांसेस हैं या नहीं है ऐसा होने के, ये बताने के लिए हमारे साथ सुधीर जैन साहब हैं। जैन साहब, आपने क्रिमिनल साइकोलॉजी पे बहुत अच्छे से रिसर्च किया कि आपकी रिसर्च बहुत उम्दा है, लोग उसे फॉलो भी करते हैं। आज आप हमें बताएं, हमारे शो में हमारी ऑडियंस को बताएं, कितनी पॉसिबिलिटीज हैं कि गैंग रेप का, एक ऐसा रेप केस जिसको लेकर पूरे देश में बहुत हो हल्ला हुआ, बहुत हाहाकार मचा, लोग चाहते थे इन एनी केस एट एनी कॉस्ट इन लोगों को बस फांसी होनी चाहिए। क्या मेंटल स्टेज होती है उसकी? क्योंकि जो आपको इस बीच ये भी बता दूं कि जो मुख्य आरोपी के जो एडवोकेट हैं, उन्होंने ये कहा कि ही वाज क्वाइट हैप्पी, उसको कोई दिक्कत नहीं थी, ट्रायल चल रहे थे, वो सेटिस्फाइड था, अपनी फैमिली से मिलता था, कहीं हमें ऐसा नहीं फील हुआ कि उसे डिप्रेशन है। जबकि जेल अथॉरिटीज ये कहती हैं कि नहीं, वो डिप्रेशन में था, हर रोज डिप्रेशन में रहता था। क्या मेंटल स्टेज होती है ऐसे कैदियों की? थोड़ा सा तो पहले ये बातचीत की जाए कि हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं उसका पर्पस हम इस लिहाज से कि एक व्यूअर्स के लिए हमारी बातचीत है। जी जी। अभी कुछ ही दिनों पहले ये बात थी कि जन आकांक्षा है उसको फांसी दे दी जाए, यानी इसको मार दिया जाए। जी। वो खुद मरा या किसी ने उसको मार दिया, कोई बहुत अंतर नहीं है इसमें, एज फार द गोल इज कंसर्न। जी। दूसरा जो आपका सवाल है स्टेट का, तो उसमें जो क्रोनोलॉजिकल स्टडीज हैं उनके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं कॉन्फ्लिक्ट। ओके। तो जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनमें ये सिचुएशन बनती है। सुसाइड्स के बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिसर्च वर्क हैं। और जब हम इटियोलॉजी देखते हैं, इटियोलॉजी मीन्स कारण शास्त्र देखते हैं जी, तो किसी भी मौत के 10 कारण बताते हैं, उसमें सबसे फ्रीक्वेंट कॉज जो है वो सुसाइड है जी, एज फार एज द कॉजेज आर कंसर्न जी। अब इसमें जो कॉम्प्लेक्स है, हम सिर्फ उसी की बातचीत करेंगे। वो कॉम्प्लेक्स ये है कि क्रोनोलॉजिकली, मतलब क्रोनोलॉजिकल स्पीकिंग, अगर हम ये देखें कि ये ऐसा कॉम्प्लेक्स इशू है जिसमें एक्टर और विक्टिम एक ही आदमी है। एक्टर और विक्टिम एक ही आदमी है। मोस्टली हम क्राइम में देखते हैं कि जो ऑफेंडर है, जिसको हम एक्टर कह रहे हैं, और विक्टिम है, वो दो अलग अलग हैं। तो यहाँ पर हमारा गोल होता है प्रोटेक्शन का, कि जो भी विक्टिम है या विक्टिम प्रोन है जी, उसके प्रोटेक्शन के लिए हम लगे। अब चूंकि वो कॉन्फ्लिक्ट उसका यहाँ पर वो खुद से है जी, तो ये इसलिए कॉम्प्लेक्स बन जाता है। इसलिए जहां तक प्रिवेंटिव कोई हमारा तरीका है, इट्स वेरी डिफिकल्ट उसको प्रोटेक्ट करना, क्योंकि वो खुद के खिलाफ खड़ा हुआ है। तो खुद के खिलाफ जो खड़ा हुआ है जी, उसको प्रोटेक्ट करना बड़ा मुश्किल है। तो अगर जेल अथॉरिटीज वगैरह वगैरह इनकी बातचीत की जाएगी, इट्स वेरी मच डिफिकल्ट। जहां तक सुसाइडल जो भी क्या कहें इसको टूल्स हैं जी, या सुसाइडल जो भी अप्रोचेज हैं, तो उनमें सुसाइडर को बचाना इट्स वेरी डिफिकल्ट। ये बहुत डिफिकल्ट है। हाँ, ये तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि जेल में कोई भी हथियार ना हो, जेल में कोई ब्लेड ना हो, कोई कील ना हो। उसके बावजूद आपको लगता है थाली को काट लेना और थाली को काट के हथियार बनाना? हम थाली हम हटा नहीं सकते। अगर हम थाली हटाएंगे तो ह्यूमन राइट कमीशन में वो और जो ये जो वॉच डॉग्स हैं वो बात कहेंगे, साहब ये क्या है। हमने अपनी रिसर्च पे भी पाया ये कि एक ही थाली है और आप कह रहे हैं उसको दाल भी मिलेगी, सब्जी भी मिलेगी और सब रसीले मिलेंगे। तो एक ही थाली में हो नहीं सकते, उनको कटोरी नहीं मिलती। तो अगर वो एक ही पात्र है, अगर एक ही कटोरा है, तो वो तो इस तरह की जो लेकिन कुछ तो, जो भी इंसान इतने तनाव में होता है कि वो खुद को खत्म करने की तय कर ले, सामने वाले लोग कुछ तो भाप सकते होंगे उससे। नहीं, बहुत मुश्किल काम है ये, क्योंकि जैसे आपने बोला ना डिप्रेशन, अब देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन डिप्रेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। अब एक डिप्रेशन में चला जाने का जो सिचुएशन है, इसमें एक छोटी सी बात आती है कि जो ये टेंडेंसीज हैं, इनके लिए हम ये बात कहते हैं, 3-4 ऐसी अलग अलग बातें हैं। यहाँ पर हम कहेंगे तो वो बहुत व्यूअर्स के लिए भी अजीब लगेंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल बातें नहीं हो पाती। हाँ। इस सिचुएशन में बहुत ही बड़ी मुश्किल है
जो हमने बात कही आपसे एक्टर और विक्टिम की, तो वो जो एक्टर है उसकी साइकोलॉजी अलग, और जो विक्टिम वही हो रहा है उसकी साइकोलॉजी अलग। मतलब एक ही आदमी में डुअल पर्सनालिटीज उस टाइम डेवलप ये है, वो उसी से कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हुआ है। ओके। और एक दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आपका सवाल नहीं है लेकिन फिर भी हमारा कहना जरूरी है, हाँ कहिए। वो एक्सप्लॉयटेशन का है, वो और खुद के एक्सप्लॉयटेशन का भी है। वो जो इस सिचुएशन में आदमी खुद को भी एक्सप्लॉयट कर रहा है, तो वहां पर एक बहुत ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है वो। अगर और ज्यादा देखें कि एक वर्ड आता है साइकोपैथ जी, वो एक गैंग रेप का आरोपी है। हाँ। अब उस गैंग रेप की अगर हम सिचुएशन देखें तो वहां पर हमें आइडियोलॉजी में जाना पड़ेगा कि वो है कौन। तो वो साइकोपैथ है, जो क्लासिफिकेशन है उसको हम कहेंगे साइकोपैथ। वो ग्रेटिफाई होता है वो बिल्कुल। फिलहाल जैन साहब, मेरा बिल्कुल मन नहीं है कि आप जिस तरीके से बता रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे और सुनना चाहिए, और मेरे ख्याल से मेरे व्यूवर्स जो होंगे इस टाइम यही सोच रहे होंगे, लेकिन थोड़ी सी मजबूरी है। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फौरन हाजिर होते हैं और भी एस्पेक्ट हैं इस घटना के, उन पर भी करेंगे चर्चा। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए न्यूज लाइन। क्या आप कुछ छुपा तो नहीं रहे? प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन, कैश डिपॉजिट, बिग परचेजेस, परचेज ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स। कुछ छुपाइए नहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं। आयकर विभाग के नोटिस का इंतजार मत करिए, भरिए अपना एडवांस टैक्स ईमानदारी से इस महीने की 15 तारीख तक और बनिए भागीदार देश की प्रगति में। 3 लाख तक अधिग्रहण की 1 एकड़ की राशि थी। किसानों के लिए धरती की ये कीमत जरा सी थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसे 72 लाख तक बढ़ा दिया। 33 साल तक दे रॉयल्टी, किसान शिखर पे चढ़ा दिया। 33 साल तक देकर रॉयल्टी, किसान शिखर पे चढ़ा दिया। वर्तमान हरियाणा सरकार के आने से पहले किसान भाइयों की जमीन का अधिग्रहण कौड़ियों के भाव लगभग 2 से 3 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से किया जाता था। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूरे प्रदेश में जमीनों के न्यूनतम फ्लोर रेट निर्धारित किए और प्रदेश में कुल 6 जोन बनाए गए, जिसके अनुसार प्रदेश के किसानों को भूमि अधिग्रहण के बदले 21,60,000 से लेकर 72 लाख रुपए तक प्रति एकड़ मुआवजे के रूप में मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, किसानों को मुआवजे के साथ साथ 21,000 रुपए प्रति एकड़ हर साल 33 सालों तक रॉयल्टी भी मिलेगी, जिसमें 750 रुपए प्रति वर्ष की बढ़ोतरी भी होगी। और यदि किसान की भूमि का एसकी, जेड और टेक्नोलॉजी पार्क के लिए अधिग्रहण किया जाएगा तो रॉयल्टी की राशि 42,000 रुपए प्रति एकड़ 33 सालों तक मिलेगी, जिसमें 1,500 रुपए की प्रति वर्ष बढ़ोतरी होगी। विकास की प्रक्रिया में किसानों को भागीदार बनाने के लिए अब हमने लैंड पूलिंग जैसी अनूठी स्कीम बनाई है। इस स्कीम में यह इंतजाम किया गया है कि जिस किसान की भूमि का अधिग्रहण होता है वह या तो मुआवजा ले सकता है या मुआवजे की एवज में विकसित भूमि ले सकता है। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब, ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। गन्ने के दामों के बारे में बात कहूँ मैं खास, अपने कार्यकाल में गन्ने का दाम चढ़ा दिया आकाश। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। जहां पिछली सरकार ने 6 वर्षों के शासनकाल के दौरान गन्ने के दामों में केवल 22 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की थी, वहीं हुड्डा सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान गन्ने के दामों में 159 रुपए की बढ़ोतरी कर इसे 276 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंचा दिया, जो देश में सर्वाधिक में से एक है। मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चालू वित्त वर्ष में एक साथ 45 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की, जो देश में सर्वाधिक है।
आत्महत्या या फिर हत्या? गैंगरेप के मुख्य आरोपी राम सिंह ने क्या किया? क्या सुसाइडल टेंडेंसी में था वो? क्या उसे लग रहा था कि नहीं, मौत के सिवा कोई दूसरा विकल्प नहीं है, फांसी पे लटकने से पहले, इस दर्द को इतना सहने से पहले बेहतर है कि मैं खुद को खत्म कर लूं? या ये कोई साजिश थी, कोई आसपास जो कैदी रह रहे थे उनके द्वारा उकसाना था? क्या था ये समझना थोड़ा मुश्किल है, और जब तक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज की रिपोर्ट नहीं आती, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आती, तब तक कुछ भी कहना डिफिकल्ट है। लेकिन इस सारे मसले में क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या हो सकता था, इसी पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और हमारे साथ हमारा बेहद ही खास पैनल सुधीर जैन साहब, जो कि बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं क्रिमिनल साइकोलॉजी को, कैसे वो चलती है, कब क्या कर सकती है, उसके तमाम इफ बट्स उनको मालूम है, वो हमें इसमें हेल्प कर रहे हैं समझने में। विवेक शर्मा जी हमारे साथ हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। विवेक जी हमें बता रहे हैं कि क्या सिचुएशन रखी है, क्योंकि जो 6 मुख्य आरोपी हैं उनमें से एक के खुद विवेक शर्मा जी वकील भी हैं। हमारे साथ आर.के. रावत हैं, हमारे वरिष्ठ संवाददाता, लगातार इस बड़ी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। फजल इमाम मलिक साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, अब विश्लेषक भी हैं, वो हमें बताएंगे कि इस खबर का अब क्या असर पड़ रहा है। फजल जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। जैसे ही ये खबर आई है तो जो लेमैन है वो बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज को समझता नहीं है, ना उनमें जाना चाहता है। उसे लगता है मर गए, जरूर जेल वालों का हाथ होगा, जरूर सरकार का हाथ होगा, ऐसे नहीं वैसे नहीं, वो इन्हीं चीजों को समझता है। आपको क्या लगता है अभी इस घटना का क्या असर पड़ने वाला है? वंदना, देखिए, सबसे बड़ी चीज तो यह है कि एक बड़ी चूक तो है, इसमें कोई दो राय नहीं। तिहाड़ जैसे सुरक्षित माने जाने जेल में अगर कोई कैदी आत्महत्या कर लेता है तो अपने आप में सवाल पूरे जेल प्रशासन पे तो है ही है। लेकिन सवाल ये है कि ये पहली घटना भी नहीं है, तिहाड़ में भी पहले भी इस तरह की घटनाएं होती रही। लेकिन चूंकि अटेंशन इसलिए ज़्यादा हो रहा है चूंकि राम सिंह नाम का वो व्यक्ति है जिस 16 दिसंबर के मामले में, इसलिए ज़्यादा अटेंशन आज मीडिया का भी, हम तमाम लोगों का। दूसरी बड़ी बात जो आपने पहले सेगमेंट में भी बात की थी, मुझे लगता है कि राम सिंह या कोई भी व्यक्ति एक मानवीय प्रवृत्ति भी होती है। मुझे जो लगता है, मैं दूसरे पहलू पे बात कर रहा हूँ, एक हमारी इंसानी फितरत भी होती है कि कई बार जब हम कोई गुनाह कर देते हैं, कोई गलती कर देते हैं, और जब फिर बाद में हम अपने को आत्मविश्लेषण जब करते हैं तो कई बार लगता है कि मैंने कुछ गलती कह दी, हमने किसी को ये गलत बात कह दी, तो हो सकता है कि एक पछतावा उस आदमी के अंदर कहीं एक वो पछतावा उसके अंदर हो। शायद एक वजह ये रही हो उसकी आत्महत्या की, या दूसरी वजह फिर ये भी रही होगी जिसकी जिक्र सुधीर जी ने भी की कि उस आदमी के अंदर एक खौफ भी रहा होगा कि भी एक जो पूरी प्रक्रिया चल रही है, कानूनी प्रक्रिया, और देश का मिजाज जो है, राजनीतिक और दूसरे प्रशासनिक अमलों का जो मूड है, वो मूड जो है उसके पूरे खिलाफ, पूरा सिस्टम उसके खिलाफ है। उस प्रक्रिया में, उस सिस्टम में उसे न्याय मिल पाएगा या नहीं, उसके मन में ये शंका भी रही होगी। तो ये दुविधा कहीं ना कहीं उसके अंदर होगी, और इस दुविधा ने भी उसे कई बार इस तरह की, चूंकि ये सारे कन्फ्लिक्ट, जिस तरह की बात सुधीर जी ने की, सुधीर जी इस बात को ज्यादा बेहतर तरीके से समझा सकते हैं, जो वो कन्फ्लिक्ट जो अंदर रही होगी, तो ये दो वजह हो सकती है। हत्या, साजिश, इस पर अभी कहना मुझे लगता है कि बहुत जल्दी होगी कि उसकी हत्या हुई या साजिश। हाँ, संदेह है, क्योंकि एक बड़े ऐसी जगह ये घटना हुई है जो एक बहुत बड़ी सुरक्षित जगह है, कोई बहुत बड़ी सुरक्षित जगह है। और जिस तरीके से वकील जो है या फैमिली मेंबर्स जो हैं आरोपियों के, वो ये कह रहे हैं कि ऐसा होना नहीं चाहिए था, क्योंकि हमें हमारे बच्चों को हर रोज जब हम पेशी के दौरान देखते थे, ट्रायल्स के दौरान देखते थे, तो हमें ऐसा महसूस नहीं होता था। विवेक जी, आप वहां पर मौजूद होते थे, हर ट्रायल में आप मौजूद होते थे, आप हमें सही आप तस्वीर बताएं। वाकई में लग रहा था कि उन लोगों को अब कुछ इच्छा है आगे बढ़ने की, या उन्हें खौफ था इस बात का कि नहीं, फांसी तो हमें होनी है? नहीं, कतई नहीं, ऐसा नहीं था। सब लोग इनिशियल स्टेज में जब ट्रायल शुरू हुआ, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मे बी, लेकिन सब्सिक्वेंटली अब इस स्टेज तक ट्रायल आ गया, हाफ द ट्रायल इज ऑलमोस्ट ओवर, तो आज की स्थिति में ऐसा नहीं था। वो जो स्थिति थी वहां जरूर वो डिप्रेशन में भी थे, सुसाइडल टेंडेंसी उस समय हो सकती है, आई कैन एग्री टू दैट पॉइंट, बट एज ऑफ टुडे सॉरी आई कैन नॉट। आपको लगता है कि ट्रायल की जो प्रोसेसिंग थी उसके बाद कहीं ना कहीं ये सेटिस्फेक्शन बढ़ रहा था उनके दिलों में कि नहीं, शायद कुछ पॉसिबिलिटी है कि हम जिए और फांसी से कम बच जाएं? नहीं, देखिए, ये तो उनका अपना परसेप्शन है कि वो क्या देख रहे थे, क्या समझ रहे थे, बट जो उनकी फिजिकल और जो बॉडी लैंग्वेज थी वो इस बात की सजेस्टिव बिल्कुल नहीं। यही एक्चुअली मेरा आपसे सवाल है कि क्या ट्रायल के दौरान वो नॉर्मल रिएक्ट करते थे? बिल्कुल नॉर्मल रिएक्ट करते थे, नॉर्मली बात करते थे, कहीं से कोई डिप्रेशन की बात नहीं थी। ट्रायल को जज भी करते थे, फिर हमसे बात भी करते थे कि वकील साहब ये वाला पॉइंट नहीं हुआ जी। तो जो इस स्टेज में है, जो अपने काउंसिल को सजेस्ट कर रहा है, ही इज नॉट इन डिप्रेशन, ही इज अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरीथिंग। बिल्कुल, जैन साहब फिर आप समझाएं। ये जो बात आई खौफजदा था वो, तो ये एक
क्रोनोलॉजिस्ट के लिहाज से जी, वो खौफ में नहीं हो सकता आदमी। शब्द की बात कर रहे हैं सिर्फ, डर नहीं हो सकता जी जी, क्योंकि जो खौफ जिसमें होता है वो बचाव की अपनी पूरी कोशिश करता है। वो जहां पर कोई गुंजाइश ना हो वहां हर तरह से वो बचाव की कोशिश करता है, तो इसलिए खौफ की बात बिल्कुल नहीं आती। जो शब्द दूसरा आता है वो आता है जो जिसको हम लाइफ इंस्टिंक्ट बोलते हैं, जिसको हम क्रोनोलॉजिकल अगर टर्मिनोलॉजी में बोलें उसको थैनाटॉस बोलते हैं जी। थैनाटॉस वो है जो कि इंस्टिंक्ट हमारे अंदर होती है किल करने की जी, और जो एरोस है वो इंस्टिंक्ट है हमारी लाइफ की। तो यहाँ पर जो सिचुएशन बनी है 2-3 महीने में, वहाँ एरोस खत्म हो गया, वहाँ जो जिजीविषा है वो खत्म हो गई, जो कि सिर्फ इसी वजह से आ सकती है कि मैं बच नहीं सकता। वो जो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें तो हर एक आदमी को बचा रहता ही है, लेकिन इस ऐसी सिचुएशन में जहां पर मीडिया ने बिल्कुल एस्टेब्लिश कर दिया हो, नहीं एस्टेब्लिश कर दिया हो कि दे आर क्रिमिनल्स, वहाँ कोर्ट के सामने प्रॉब्लम, वहाँ वकील साहब तो खैर बहुत ही मुश्किल में होंगे, इनके ऊपर ये बात भी आएगा भाई आप किसके वकील हैं, जब उनको नहीं पता कि ये एथिक्स क्या है। उसमें एथिक्स में आता है कि वो वकील जो कि बिल्कुल वकालत उसकी कर रहा है जिसमें कि कोई चांस नहीं है, तो वो भी एक सपोर्ट कर रहा है, वो भी एक मदद दे रहा है वो सिचुएशंस को, क्योंकि उसको पहले एस्टेब्लिश करना जरूरी है, तभी हैंग कर पाएंगे हम। तो यहाँ ये बात बिल्कुल नहीं आ रही है बेईमानी की, ईमानदारी की, कि हम झूठ की कोई वकालत कर रहे हो या हम क्रिमिनल की वकालत कर रहे हो। यहाँ बात आती है फैक्ट्स की, यहाँ बात आती है ट्रूथ की। तो वकील साहब भी वो ट्रूथ की बात रख रहे होंगे, लेकिन यहाँ हमारा कहना है कि जिजीविषा उसकी समाप्त हो गई, और जिजीविषा जिसकी समाप्त हो जाए वो थोड़ा बहुत एक्टिंग कर लेता है कि नहीं मैं जिंदा हूँ। मतलब वो एक्टिंग खुद को समझाने के लिए, खुद को कन्विंस करने के लिए करता है, नहीं थोड़ा सा एग्जीबिशन के लिए भी जी। जब तक कि वो एक्ट नहीं कर रहा है, अपनी एंडिंग का एक्ट नहीं कर रहा है, तब तक वो एक्शन कर सकता है, वो अपने आप को नॉर्मल बताने की कोशिश कर सकता है। लेकिन जो कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन है उसमें ये डिसीजन हो जाते हैं। सोसाइटल टेंडेंसीज हमारे लिहाज से अगर वो इस तरह का रेपिस्ट था तो जिसको हमने टर्म दिया साइकोपैथ, अगर जो भी एक्सपर्ट्स होंगे और बाहर कोई सुन रहे होंगे तो साइकोपैथ बड़ी नहीं सिर्फ कांच की आवाज से जो ग्रेटिफाई होता है, जो पत्थर मार रहा है तो सिर्फ कांच की आवाज से वो ग्रेटिफाई हो रहा है, उसको बड़ा मजा आता है। बहुत सारे लोगों को लिखने में बड़ा मजा आता है, गंदी बात किया कोई इस तरह की चीज, और दे आर साइकोपैथ, वो ग्रेटिफाई होते। तो यहाँ पर जो जिस तरह का जब जिजीविषा खत्म हो जाती है तब एक्चुअल में क्या सिचुएशन होती है, किस तरीके की चीजें होती हैं, वो भी इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही आर.के. रावत हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ है, कुछ और सवाल उनसे भी पूछेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक और बहुत जल्द वापसी। हमने केबल टीवी का सेट टॉप बॉक्स लगवाया और दिल डिजिटल हो गया। फैंटास्टिक पिक्चर क्वालिटी, सैकड़ों चैनलों में से अपनी पसंद के चैनल चुने, रेट कार्ड के हिसाब से पेमेंट करें। सोचोगे तो सोचते ही रह जाओगे। 31 मार्च के बाद 15 राज्यों के 38 शहरों में बिना सेटअप बॉक्स के कोई भी केबल टीवी नहीं देख पाएगा। लाखों परिवारों ने सेट टॉप बॉक्स लगवाया, अब आपका नंबर आया। सेट टॉप बॉक्स लगवाएं, डिजिटल हो जाएं। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है, आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए, और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हूँ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। पेश है जादू। पापा जादूगर से बोलिए ना कि केबल के सिग्नल्स को ठीक कर दे। आ गया और देता हूँ एक आवश्यक सूचना तुम्हें और तुम्हारे केबल ऑपरेटर को। जी हाँ, सरकार ने डिजिटाइजेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है और 31 मार्च 2013 से इन 15 राज्यों के 38 शहरों में ये प्रक्रिया लागू हो रही है। इसलिए सेट टॉप बॉक्स लगाना हो गया है अनिवार्य। सेट टॉप बॉक्स से मिलेंगे डिजिटल सिग्नल्स, जिससे सभी चैनल्स की क्वालिटी होगी बेहतरीन। इसलिए आज ही अपने केबल ऑपरेटर को बुलाओ और सेट टॉप बॉक्स लगवाओ। डिजिटाइजेशन अपनाओ, ढेरों फायदे पाओ। विकास की झड़ी लगी, विकास की झड़ी, हुड्डा ने लगा दी है विकास की झड़ी। विकास की झड़ी लगी, विकास की झड़ी, हुड्डा ने लगा दी है विकास की झड़ी। भूपेंद्र सिंह ने जन जन का कल्याण किया, आधुनिक हरियाणा का निर्माण किया। आधुनिक हरियाणा का निर्माण किया।
आधुनिक हरियाणा का निर्माण किया। जो हरियाणा 25 व्यक्ति रेस में 14वें नंबर पे था हिंदुस्तान में, 2005 से आज हिंदुस्तान में वो नंबर 1 पर है। 25 व्यक्ति आय में नंबर 1 पर है। गेहूं की उत्पादकता में नंबर 1 पर है। सरसों की उत्पादकता में नंबर 1 पर है। दूध उत्पादन में बहुत आगे बढ़ा, चाहे वो कृषि का क्षेत्र है, चाहे औद्योगिक क्षेत्र है, चाहे शिक्षा का मामला है, हर क्षेत्र में हरियाणा ने विकास किया। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं। तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। हो बिजली समस्या के बारे में हुड्डा ने किया विचार। 40 साल में लगा न पाई जो पिछली सरकार। हुड्डा ने लगा दिया थर्मल अपने कार्यकाल में 4 रे भैया, थर्मल लगा दिए 4 कार्यकाल में 4 रे भैया, थर्मल लगा दिए 4। बिजली किसी भी प्रदेश के विकास की धुरी है। जहां तक प्रदेश में बिजली उत्पादन का सवाल है, वर्ष 1966 से लेकर फरवरी 2005 तक 40 वर्षों के दौरान हरियाणा में बिजली का उत्पादन सिर्फ 1587 मेगावाट ही था। श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मार्च 2005 में मुख्यमंत्री का पदभार संभालते ही प्रदेश में लगभग 5000 मेगावाट बिजली और पैदा करने का लक्ष्य रखा और इस पर तेजी से काम शुरू किया। प्रदेश में वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान अब तक 3712.8 मेगावाट बिजली उत्पादन में अतिरिक्त बढ़ोतरी हुई है, जिनमें 600 मेगावाट यमुनानगर में, 1200 मेगावाट खेदड़ हिसार में, 1500 मेगावाट झाड़ली में और 1320 मेगावाट खानपुर में शामिल है। पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल के दौरान जुलाई 1999 से फरवरी 2005 तक बिजली उत्पादन में केवल 724.4 मेगावाट की वृद्धि हुई थी, जबकि वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान अब तक 3712.8 मेगावाट बिजली का उत्पादन करके 3 गुना से भी अधिक की बढ़ोतरी की गई है। प्रदेश में इसके अतिरिक्त 250 मेगावाट बिजली अक्षय ऊर्जा से भी मिलेगी। अब हरियाणा में बिजली का कुल उत्पादन 5300 मेगावाट हो गया है। राम सिंह ने जो किया वो क्या था? उसकी हत्या की गई या उसने आत्महत्या की? मौका परस्त राजनीति में राम सिंह की मौत पर भी सियासत हुई। सरकार के लोगों ने जांच की बात कही तो विपक्ष ने सरकार और जेल प्रशासन पर निशाना साधा। Let us wait for the report. You see, will certainly it is a grave incident. It is a major, must be major lapse, but the inquiry is being done, and after the inquiry, everything will be done. देखिए, राम सिंह वाले मुद्दे पर कुछ बात नहीं हुई, सिवाय उनको ये बताया गया कि उनका शायद पोस्टमार्टम खत्म हो गया होगा और उसके बाद मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी जो कायदा है और जो कानून कहता है वो मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी सेटअप। तो कुछ नहीं मालूम है और जब तक मैजिस्ट्रेट की वो इंक्वायरी की रिपोर्ट नहीं आता उससे कुछ भी कहना या टिप्पणी करना बिल्कुल सही नहीं होगा। देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और जो आरोपी जुडिशियल कस्टडी में हो और उसकी सुरक्षा ना हो पाए तो ये अपने आप में एक बहुत चिंता की बात है। और दिल्ली जो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के नाक के नीचे इस तरह की घटना हो तो उससे भी ज्यादा दुख ही होता है, चिंता भी होती है। इसलिए जांच होनी चाहिए और जो भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी। किस तरीके की सिक्योरिटी, हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये प्रिजनर को काउंसलिंग चाहिए, साइकाइट्री, क्योंकि जैसे सिक्योरिटी वार्ड्स है आपके पास उतने साइकाइट्रिस्ट नहीं होते हैं जो जगह जगह केस स्टडी करें।
तो मैं समझती हूँ कि इससे हमें और भी पता चलेगा कि कौन सी कैटेगरी ऑफ प्रिजनर को इमीडिएटली हम साइकाइट्रिक हेल्प लेके दें, ताकि और क्या इसको साइकाइट्रिक हेल्प मिली। साइकोलॉजिस्ट आफ्टर ऑल गवर्नमेंट के पास साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट तो हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में भी हैं, आपके पास दीनदयाल हॉस्पिटल में पास में भी है, तो ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं। लेकिन मैं समझती हूँ इससे ये हम जान सकेंगे इस हादसे से कि हमें और भी इंप्रूवमेंट प्रिजन मैनेजमेंट में क्या जरूरत है। तो लगातार हम लोग चर्चा कर रहे हैं। हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं सुधीर जैन साहब, जो कि वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, क्रिमिनल साइकोलॉजी पर काफी रिसर्च की हुई है, कैदियों के जीवन के बारे में, उनकी सोच के बारे में, उनकी समझ के बारे में बहुत कुछ जानते हैं और आज हमारी बहुत अच्छी तरीके से मदद कर सकते हैं समझने में कि आखिरकार अगर राम सिंह ने खुदकुशी की होगी तो किन हालातों में की होगी, क्या उस वक्त उसके जहन में रहा होगा। विवेक शर्मा जी सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं और 6 जो मुख्य आरोपी हैं उनमें से एक के भी एडवोकेट भी हैं। फजल इमाम मलिक साहब वरिष्ठ पत्रकार, विश्लेषक और हमारे हमेशा की तरह बेहद खास मेहमान, क्योंकि हर बार अलग अलग मुद्दों पर हमारे बीच होते हैं। आर.के. रावत हमारे संवाददाता, लगातार आज सुबह से ही जब से खबर आई है बड़ी कवरेज आपको दिखा रहे हैं चैनल 1 न्यूज पर, हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। आर.के. रावत का रुख करते हैं। आर.के. रावत, आपके पास तमाम इंफॉर्मेशन सुबह से हम लोग देख रहे हैं, जिस तरीके से आप लगातार लगे हुए हैं और डटे हुए हैं इंफॉर्मेशन को लेकर, क्या पुलिस ऑफिशियल्स का या जेल की जो अथॉरिटीज हैं उनकी तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया गया है इसे लेकर? क्योंकि अभी भी आपने कहा कि पोस्टमार्टम हुआ नहीं है, कितना वक्त और लगेगा, कितना इंतजार और इस सच के सामने आने में? देखिए, जो अभी तिहाड़ जेल के प्रवक्ता हैं सुनील गुप्ता जो हैं, उनसे जब बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि हम एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करेंगे। तो लगभग 1:30 बजे करीब उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया, जिसमें उन्होंने बताया कि सुबह जो है 5:45 पर जो है इसका हमें पता पड़ा कि जो इन्होंने अपने जो उसमें हैंग कर लिया है। तो फिर इन्होंने पहुंचे वहां इनकी बॉडी को जो है डीडी हॉस्पिटल में ले गए। उसके बाद जो है जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया अब शुरू हो गई। तो ये जरूर उन्होंने दिया था। और जो मेरी डीजी जो है तिहाड़ जेल विमला मेहरा से भी बात हुई तो उन्होंने उनसे भी जानने की कोशिश की थी, लेकिन वो गोलमोल कर गई। तो उन्होंने बस इतना ही बताया कि हाँ ये डिप्रेशन में था, इतना जरूर उन्होंने बताया, लेकिन और उन्होंने किसी बात का जवाब नहीं दिया। इसके अलावा जो मेरी वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के एडिशनल सीपी हैं वीवी रंगनाथन, उनसे भी बात हुई है। तो उन्होंने कहा कि देखिए जो पोस्टमार्टम की जहां तक स्थिति है कि इसको एमएम ने जो हमें जानकारी दी है कि पोस्टमार्टम जो है आज नहीं होगा, कल होगा। तो ये जो अभी तक जो बातें सामने आई है कि पोस्टमार्टम आज नहीं होगा, अगर आज रात में किया जाता है तो इसके पीछे तो एलजी का ऑर्डर लेना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि होता यह है कि शाम को 5 बजे तक पोस्टमार्टम होते हैं और 5 बजे के बाद अगर पोस्टमार्टम होते हैं तो एलजी के आदेश के बिना कोई पोस्टमार्टम नहीं हो सकता। तो आज की स्थिति तो मुझे नहीं लगती कि आज पोस्टमार्टम हो पाएगा। विशेष परिस्थितियों में कभी ऐसा होता है, जैसे पुंडी चड्ढा केस में ऐसा किया गया था कि इसको जो है रात में उनका दोबारा पोस्टमार्टम कराया गया था। तो आज की मुझे स्थिति नहीं लगती। हाँ, अब जो है ये कल के 10 से 11 बजे करीब जो पहला पोस्टमार्टम इन्हीं का होगा और उसके बाद जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब आएगी तो उसमें ये पता पड़ पाएगी कॉज ऑफ डेथ क्या था, आखिर ये जो है वहां तक कैसे पहुंचा। और सवाल जो अब भी उठ रहे हैं तिहाड़ जेल प्रशासन के ऊपर कि आखिर उसके बैरक में वो बाल्टी कैसे आई जिस पर उसने 10 फुट ऊपर चढ़ के जो ग्रिल में जब उसने अपना फंदा उसने डाला होगा। तो ये भी कई सवाल हैं कि उसके जो जब काट रहा था दरी उसकी आवाज उन लोगों ने जो उस पर वॉच रखे हुए थे, सर्टल वॉच रखे हुए थे, उन लोगों ने क्यों नहीं सुनी। और भी कई सवाल हैं कि वहां पानी के मटके के अलावा जो है कोई एक हथियार कैसे पहुंच गया, तो उसने इसको बनाने में कितना समय लिया होगा कि एक घंटा या 2 घंटे का क्रिया नहीं है, ये बहुत बड़ी प्रक्रिया है कि किसी भी प्लेट को काट के उसको जो छुरी के रूप में बिल्कुल, उसको बनाना। बिल्कुल, ये एकदम से होने वाली चीजें नहीं है और शायद जेल अथॉरिटीज को इससे पहले से अगर वो इतना भी वाकिफ नहीं होती तो कम से कम चाल चलन से, हाव भाव से कुछ चीजें तो जानी जाती हैं। एक अर्दली वहां मौजूद होता है जो लगातार गश्त करता रहता है हर एक बैरक में, हर एक सेल में, हर एक जेल में। कहां था वो जिस वक्त ये सब कुछ हुआ, क्योंकि उसका ये काम है, वो ये करता रहता है। फजल साहब आप हमें बताएं, तिहाड़ जेल हम कहते हैं एशिया की बेस्ट जेल में से एक है तिहाड़ जेल। हम कहते हैं वहां पे तमाम बड़े बड़े कुख्यात आरोपी हों, अपराधी हों, क्रिमिनल्स हों, आप जो भी कह लीजिए, वो वहां पर होते हैं। सुरक्षा भी उस हिसाब से उतनी ही बड़ी, उतनी ही सतर्क, उतनी ही चौकस होनी चाहिए। लेकिन ऐसे केसेस जो हैं ऐसा लगता है कि जेल प्रशासन को शायद सुध नहीं होती, ध्यान नहीं देते। एक ऐसा केस जो बहुत सेंसिटिव है इस पूरे देश के लिए, उसका एक आरोपी आपके पास तिहाड़ जेल में बंद था। उस सेल में आपने कहा वो हाईली सिक्योर्ड थी, बहुत वहां पे तमाम चीजें थी, कुछ ऐसा नहीं था कि ऐसा हो पाता। आपको पता नहीं चलता, हर एक अर्दली अगर आधे घंटे में मान लीजिए, 1 घंटे में मान लीजिए गश्त करता है, कैसे मुमकिन है आपको खबर ना हो?
नहीं वंदना, सही में आपने सही सवाल उठाया है और जैसा मैंने पहले भी कहा था कि एक बड़ी चूक है, इस चूक और गृह मंत्री भी मान रहे हैं इस चूक से। अब इस चूक पे चर्चा होनी चाहिए, उनको गंभीरता से चलनी चाहिए कि आखिर क्या कारण रहे। एक तो यह है कि इतनी देर कब से, रावत ने सही बात कही अपनी रिपोर्ट में कि वो चाकू कब से अपनी प्लेट को काटकर उसने उस धारदार हथियार कैसे बनाया, कितने दिनों में बनाया, इसकी भनक क्यों नहीं लगी। तो ये जाहिर करता है कि तिहाड़ का प्रशासन भी उसी तरह है जिस तरह दूसरे छोटे मोटे जेलों में है, जहां आप आए दिन अपराधियों के पास मोबाइल बरामद करते हैं, दूसरे हथियार बरामद करते हैं, जहां से बैठ के वो, और तिहाड़ के बाद, लेकिन तिहाड़ जैसे जब बड़े यानी सबसे आधुनिक और सबसे महफूज जेल के बारे में जब आप इस तरह की कोई घटना घटती है तो बहुत बड़ा सवाल हमारे जेल प्रशासन पर भी है और जो लोग उससे जुड़े हुए उस पर भी है। अब सही है कि वो हर वक्त चौकसी तो होती रहती होगी, वार्डन घूमते रहते होंगे बराबर, लेकिन क्या वजह रही कि वो इसकी भनक तक नहीं मिली। और जैसा रावत ने अपने पहली रिपोर्ट में कहा था कि गिनती के वक्त पता चली, और जो ये वकील साहब ने भी ये सवाल उठाया कि आखिर इसकी भनक तो जेल प्रशासन को पहले लगनी चाहिए थी। वहां कैदी थे 3-4 लोग और थे, उन लोगों को तो आखिर ये सारी चीजें कहीं ना कहीं शक पैदा करती है और यही शक, इस पे बहुत गंभीरता से जांच होनी चाहिए ताकि हम भविष्य में इस तरह की कोई घटना ना घटे। क्योंकि ये केस बहुत सेंसिटिव केस था, इस पे पूरे देश की निगाह थी, राजनीतिक दलों की निगाह थी, इसलिए इस पे बहुत गंभीरता से और प्रशासन को इसको जवाब भी देना होगा कि क्यों इस तरह की घटना घटी। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि एक बात और कहिए कि आपको ध्यान होगा ये वही जेल नंबर 3 है जहां अफजल गुरु को रखा गया था। तो सेंट्रल तिहाड़ जेल जो जेल कॉम्प्लेक्स है उसमें कई सारी जेल हैं, उस जेल में भी ये हाईली सिक्योर्ड जेल है, जेल नंबर 3, जहां उस नेचर के अपराधियों को रखा जाता है, जैसे अफजल गुरु थे आतंकवादी। तो इतने हाई सिक्योर्ड जोन में भी कोई आत्महत्या जैसा कृत्य कर लेता है, वो भी और वकील साहब क्यों कहें इसे हाई सिक्योर? हम जबकि यहाँ पे एक कैमरे की भी व्यवस्था नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ ये नहीं, हम नॉर्मली कह रहे हैं कि लोग भी ये दावा किया जाता है कि ये हाईएस्ट सिक्योर्ड जेल है। हाँ बिल्कुल, एटलीस्ट इन इंडिया। जो खबर मिल रही है वंदना उसके हिसाब से तो वो जो कैमरे लगे हुए वो भी काम नहीं कर रहे थे। वो कैमरे इन्फॉर्मेशन देते हैं कि एंट्री कहाँ हुई और एग्जिट कहाँ हुई। तो उस गैलरी में कौन घूमता है अर्दली, वो कहाँ गया कहाँ नहीं गया, इससे क्या लेना। कम से कम कैमरे का व्यू तो ऐसा होता कि आप अंदर की चीजें भी कुछ देख पाओ, और अगर ऐसा होता तो शायद ये इंसिडेंट नहीं होता ही नहीं होता। ये क्या, और इस तरीके का मुझे लगता है कोई इंसिडेंट नहीं होगा। सही कहा आपने कि इस तरह की घटनाएं नहीं घटी होती। और जब आपने जेल में जब सुरक्षा की व्यवस्था की है तो कैमरे जेल के अंदर भी लगाने चाहिए, क्योंकि आजकल तकनीक हमारे पास बहुत हो गई है, उस तकनीक का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे। और अगर कोई इसके जवाब में फजल साहब ये कहने लगे हमसे कि देखिए कैमरा अगर हमने सीधे कैदी के बैरक में लगा दिया तो वो तो उसे डिस्ट्रॉय कर देगा या किसी भी तरीके से खराब कर सकता है। ये तो दलील देने की बात है, ये तो तर्क देने के लिए आप कुछ भी तर्क दे सकते हैं, लेकिन इसका कोई तर्क थोड़ी कि आप जिस बैरक में लगाए, हाइट कितनी होती है आप ऊपर लगा दो, वहां कैसे पहुंच जाएगा। बिल्कुल कहीं भी लगाओ, किसी भी एंगल पे फिट करो, अंदर का कम से कम कुछ तो पता चले, आपको कुछ तो खबर मिले। बाल्टी का आना, जंगले पे जाना, और ये कहना दरी को बांधना, खाली उसने काटी उसको वेपन बनाना, कई चीजें जो नाड़े को गले में लगा लेना। हाउ इज इट पॉसिबल? और ये कोई बहुत 5-7 मिनट का काम नहीं होगा, बहुत प्लान वे में किया। अगर उसने आत्महत्या की है तो उसने बहुत प्लान वे में किया होगा और कई घंटे का प्रोसेस होगा ये। और ये भी मुझे लगता है वकील साहब मुमकिन नहीं है कि आसपास के लोगों को पता नहीं चले। सुधीर जैन साहब, सब पॉसिबल ही नहीं है, खबर तो कम से कम लगती होगी। पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो घर के कोजी बिस्तर में नहीं सो रहे हैं, वो जमीन पे एक कंबल के ऊपर सो रहे हैं, हार्ड अर्थ पे। अगर इस इशू को, ये भी 3-4 मिनट की जो बातचीत अपनी हुई, इस इशू को अगर 20 सना लेके हम शुरू से लें और शुरू से लें कि जो ये एक्ट है तो फिर से आती है कॉम्प्लेक्सिटी की बात आती है। मैटर अपने आप में काफी कॉम्प्लेक्स है। ऑल्दो वी आर लाफिंग बट वी आर नॉट लाफिंग ऑन मैटर, हम मैटर पे नहीं हंस रहे, बट घटना भी प्रशासन का जो है उस पर ये हंसी व्यंग्यात्मक, ये प्रशासन के रवैये पे हंसी है, वो भी बहुत दूर तक जाती है। अब शायद वकील साहब समझते होंगे इस चीज को। बेनिफिशियरी अगर हम ये लें, ये क्या कहते हैं, ये कोई इशू, तो वो आता है कि किसी इस तरह का अगर हम करें हत्या है, तो हत्यारा जो है हमें ये देखना पड़ेगा कि उसका फायदा क्या है। तो यहाँ पर जो सिचुएशन है, ना ये गवाह था, ना कोई इसके गवाह बनने की कोई सिचुएशन थी।
अगर ये नहीं, वो तो सही है सुधीर भाई के हत्या जो बात कर किसी का मोटिव तो है नहीं आता है। मोटिव कैसे एस्टेब्लिश होता है? एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, ये कल्पना है सिर्फ। फजल साहब, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि इन लोगों को वहां टॉर्चर किया जा रहा है, जैसा ये लोग बताते हैं। ये नहीं, हमारा सवाल ये नहीं, क्यों? क्योंकि हीनियस क्राइम के किया, तो इसका मतलब है जैसा क्राउड का बिहेवियर है वैसा क्राउड का बिहेवियर हो रहा है। क्राउड अंदर भी क्राउड वही है, मेंटेलिटी वही है। उसके लिए अपना अब हुआ क्या हो सकता है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन कंसीव करने की बात करता हूं मैं, कि जो को प्रिजनर्स हैं आपस में स्कफलिंग हुई हो और उस स्कफलिंग में मर गया हो सकता है, स्ट्रैंगुलेट कर दिया हो और उसके बाद हैंग कर दिया हो। उसके बाद हैंग कौन करेगा? चार लोग, क्योंकि उन्होंने इस बात को बल, ये मेरे दिमाग में अभी आई बात, सुबह से मैं इस बात पे नहीं सोच रहा था। जब आर.के. रावत साहब ने अभी रिपोर्टिंग करी कि पहली बार पता तब चला जब गिनती हुई, तो यानी जो साथ में सो रहे थे उन्होंने रिपोर्टिंग नहीं करी है इंसिडेंट। झगड़ा तो हो सकता है ना, अंदर की बात है, 4 लोग थे और 1 लोग तो किसी को मार सकते हैं, एक है थोड़ा। लेकिन जेल में इतना कुछ और किसी को खबर ना हो, अर्दली को पता ना चले, या जो कुछ लोग वहां मौजूद हो। मैं ये बात मानता हूँ कि ये फार फेचेड डिस्कशन हो सकता है, मेरा आर्ग्यूमेंट बहुत फार फेचेड, थोड़ा सा कोई रियलिटी से कोई लेना देना ना हो, बट एक नोशन है हो सकता है थोड़ा सा। और आपके बिल्कुल हाँ, मेरा 7 साल का अनुभव है जेल में जी, 7 साल वर्क किया मैंने PhD का। नहीं, यूं ना कहें जेल में जेल में नहीं, ये तो खैर करना ही पड़ता है। अप्रिशिएट योर एक्सपीरियंस। तो जो वायलेंस है, वायलेंस इनसाइड द प्रिजन, उनको बोलते हैं इंट्राम्यूरल जी, विद इन द वॉल जो होता है जी। तो इंट्राम्यूरल जो वायलेंस है, दिस इज वेरी कॉमन फीचर, वेरी वेरी जनरल फीचर, और इसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी अपना रखता है, अदरवाइज वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा जी जी। जितना स्टाफ है जेल के पास वो नहीं, सिक्योरिटी वहां पर ऐसा नहीं कर सकता। तो यहाँ व्यवस्था हमारे पास नंबरदार की, उस नंबरदार का काम भी यही होता है। लेकिन जो वकील साहब से हम जो कहना चाहते हैं कि जो क्राउड है, उस क्राउड का मोटिव और इनके बीच का जो मोटिव है, इसका फर्क है। जो अभी जन आकांक्षा बनी कि इन्हें फांसी पर लटका दो, और उसमें ये मुश्किल हमारे सामने आई कि बगैर ट्रायल के कैसे लटका दो। अच्छा, अगर हमने छोड़ दिया तो देखिए, हम और एक आपको नुक्ता बताते हैं, जब हम पनिशमेंट के ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं, पनिशमेंट के ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं, व्हाट फॉर पनिशमेंट इज, तो वो 5 जो ऑब्जेक्टिव है तो है ही, 6वां ऑब्जेक्टिव है प्रोटेक्शन ऑफ द क्रिमिनल, 6वां ऑब्जेक्टिव है एस्टैब्लिश्ड है बिल्कुल ये। और इसलिए होता है वो कि जो भी विक्टिम है, जो ऑफेंडर है, जो क्रिमिनल है, अगर वो बाहर चला जाए तो मार दिया जाएगा। तो एक तरह से हम तो उसको भी प्रोटेक्शन देना है। तो अगर हमने बाहर के लोगों से इसको प्रोटेक्ट किया है और अंदर रखा, फिर वो सिचुएशन आती है कि अंदर जिन लोगों के बीच में रखा, वहां पर हमारे पास इंतजाम नहीं। और बिल्कुल अपने जो दर्शकों को इस पर जैन साहब चर्चा करेंगे, ये वाकई में कानून की खूबसूरती है, हिंदुस्तान के कानून की खूबसूरती है कि आपको क्रिमिनल को भी प्रोटेक्ट करना है तब तक जब तक चीजें जस्टिफाई नहीं होती, उसको अपना पक्ष रखने का मैटर नहीं मिलता। और बहुत सही जो हमने ब्रेक में भी चर्चा की, हमारे दर्शक शायद उसको नहीं जानते हैं, लेकिन उनको भी बता दें कि पंकज कपूर साहब के ऊपर एक फिल्म बनी थी और उस फिल्म में उन्हें फांसी की सजा दी जाती है, लेकिन फांसी की सजा सुनते ही वो पागल हो जाते हैं, मानसिक संतुलन खो बैठते हैं। तो तब तक फांसी देने का इंतजार किया जाता है जब तक वो ठीक नहीं होते, और उनको ठीक होने के बाद फांसी की सजा दी जाती है। जैन साहब, इस बात का आप जिक्र भी कर रहे थे कि हैंग होने से पहले भी ये देखा जाता है कि आप मेडिकली फिट हैं या नहीं। मेडिकली, साइकोलॉजिकली जी, सब तरह से फिट होना चाहिए। ये अलग तक कोई नहीं होता, नॉर्मल आदमी, सब लोग जो दुनिया में है उनको भाई हम लोग कहते हैं चीज को, दे आर नॉट नॉर्मल जी। तो इस लिहाज से वो तो बहुत मुश्किल काम है एस्टैब्लिश करना जी। लेकिन एक बहुत मोटे मोटे जो पैरामीटर्स हैं उनमें हम देखते हैं। और इस केस पर तो जैसा हमने कहा कि वो साइकोपैथ है, तो उसमें अगर कोई भी टेस्ट लगा ले, अपने यहाँ इंतजाम नहीं है, जो फोरेंसिक साइकियाट्रिस्ट हैं, फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट हैं, अपने यहाँ प्रोफेशनल नहीं है। अभी कहीं कोई सिर्फ एक यूनिवर्सिटी है जिस यूनिवर्सिटी से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया और PhD की, उसके बाद मद्रास में शुरू हुआ। हमारे यहाँ भी सिर्फ 6 स्टूडेंट हुआ करते थे, और वो 6 स्टूडेंट जो है वो बड़ी यहाँ वहां जाया करते थे। उसका इंतजाम क्यों नहीं हो पाया जैन साहब इस चीज की? लंबी कथा है, उस कथा में वो पॉलिटिकल भी हो जाता है। वो मसला जो है मध्य प्रदेश में है, वो यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश पॉलिटिकली। तो जब मैं अपॉइंट हुआ उसके बाद जो है जो बिल्कुल। और मुझे लगता है हम लोग आउट ऑफ द सीन जाए, मतलब टॉपिक से थोड़ा भटके, इससे पहले वापस इसी पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या राम सिंह जैसे आरोपी सुसाइडल टेंडेंसी के हो सकते हैं, क्या वो जान दे सकते हैं खुद की। और बहुत अच्छी आपने एक बात कही थी कि जीवन जीने की इच्छा शायद खत्म हो जाती है जब विकल्प नहीं दिखते। आप उसको थोड़ा इलेबोरेट करके हमें बताएं, वो क्या चीज है? हमारा जो व्यवहार है जी, वो व्यवहार किस बात से निर्धारित होता है?
जैसे कोई क्रिमिनल बिहेवियर है वो किस बात से निर्धारित है, वो कोई धर्म का धर्माचार है उसका बिहेवियर किस बात से निर्धारित है। तो इसके लिए हमारे पास बड़ा सिंपल मॉडल है कि हमारे अंदर दो प्रवृत्तियां होती हैं, एक जीवन की और एक मृत्यु की। जी, ये बिल्कुल एस्टैब्लिश्ड है और हमारी कोशिश ये होती है कि हमारा जो सोशलाइजेशन प्रोसेस है उसमें हम जीवन की प्रवृत्ति को बढ़ाएं और जो मृत्यु की प्रवृत्ति है उसको घटाएं। अगर मृत्यु की प्रवृत्ति बढ़ जाती है तो वो खुद पर तो जो घात करता है तो करता है, दूसरों पर भी घात करता है, वो दूसरों पर भी हमला करता है, आक्रमण करता है। तो इसलिए जो कला है वगैरह वगैरह इनका डेवलपमेंट हम इसलिए मानते हैं। इस सिचुएशन में हम ये कह रहे हैं कि जब उसको ये पता चल गया कि अगर हमें कानून बचा भी ले तो मुझे सोसाइटी मार डालेगी, कोई ये उन सभी आरोपियों के लिए आप कह रहे हैं? ये सभी आरोपियों के लिए कह रहे हैं। आपने जो हम सब लोगों ने जो पिछले 2 महीने में 3 महीने में सिचुएशन बनाई, माहौल बनाया, उसमें अगर ये बच जाते हैं तो आप जेल एडमिनिस्ट्रेशन को गाली गलौज करते हुए नहीं थकेंगे, आप सरकार को गाली गलौज करते, आप जुडिशरी को गाली गलौज करते हुए नहीं थकेंगे, आप पूरी जो भी हमारे पास उनको बचाने वाले हम उनको नहीं करेंगे। तो एक सिचुएशन अगर आपने जजमेंट दे दिया, एक तरह से वो जन आकांक्षा, हम ये मानकर चलते हैं कि हमारा कानून जन आकांक्षा का प्रतिनिधित्व करता है। कितना सिंपल केस है कि जन आकांक्षा है, इसको फांसी दे दो। तो अगर कोई सिचुएशन ऐसी आ गई कि उसने खुद को मार लिया, तो अगर हम वैसे देखें, वैसे एक मतलब मुकदमे की तरह देखें, कौन सा वो सामाजिक मुकदमे की तरह देखें, तो ये कोई बहुत बड़ी घटना हुई नहीं। जो जनता चाहती थी वो हो गया। नहीं, गवर्नमेंट आज भी यही कह रहा है। इस पे तो कई जो प्रतिक्रिया आई है लोगों की, उसके स्वागत इसको बहुत सही माना है। बिल्कुल बिल्कुल यही सही माना है। वंदना जी, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसमें, वो शायद आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो फिर हम क्यों चर्चा कर रहे हैं? हम फिर क्यों चर्चा कर रहे हैं? तो शायद हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि अगर इस जेल में एक इनोसेंट होता, अगर इनोसेंट होता, हम मोस्टली ये सब जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे मामले हैं, मतलब करीब 70% जो इंडियन जेल्स में जो लोग हैं वो इनोसेंट है। तो उनके लिए जो खौफ है वो खड़ा हो गया, इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं कि कहीं मतलब अगर मुझे थ्योरी ऑफ इनोसेंस डेवलप होती है until and unless one is punished by the judicial process, till that point he is innocent। तो आज की तारीख में राम सिंह इनोसेंट है जब तक उसे हमारा जुडिशियल सिस्टम सजा नहीं देता। तो ये मैं इस बात से डिफर करता हूं जैन साहब, आज वो इनोसेंट नहीं है। इनोसेंट भी उसका प्रूव हो जाता है। नहीं, ये तो सही है कि वो इनोसेंट आज की तारीख में न्यायिक तौर पे जब तक साबित नहीं हो जाता वो इनोसेंट नहीं। लेकिन जो जन आकांक्षा है, आप आज सुबह से देखें जिस तरह से लोग जन आकांक्षाओं पे यदि आप जाएंगे तो वंस अपॉन ए टाइम इसी धरती पर 100% यूरोप ये बोलता था कि पृथ्वी के चारों तरफ सूर्य घूमता है, जन आकांक्षा थी। आज सही है क्या? नहीं है। लेकिन तो सारी इस मैटर में विवेक जी, जन आकांक्षा से सारी चीजें आप चलाओगे तो फिर कोर्ट्स बनते नहीं, चल नहीं सकती, लेकिन हम ये कह रहे हैं। लेकिन जो लोगों की इससे लोग जो इस सड़कों पर उतरे और लोगों का जो रिएक्शन, आज भी जिस तरह के रिएक्शन आए, देखिए ये तो आप भी जानते हैं कि सभी आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूत है या नहीं? चलिए ठीक है, लेकिन ऐसा माना जाता है। प्रोसीडिंग्स जितनी भी हुई सभी के खिलाफ हमने पुलिस ऑफिशियल से जिनसे भी इस दौरान 2 महीनों में बातचीत हुई, उन्होंने कहा ठीक है सबूत है हमारे पास, केस चलाने के लिए सबूत है। साबित होता है या नहीं होता ये एक अलग मसला है, लेकिन यही है कि अब लोगों के सिंपली यदि ये कहें, अभी आज जाके मैं किसी भी थाने में कोई FIR कराता हूँ कि मेरे साथ ये घटना हुई है, तो प्रोसिक्यूशन केस उसी FIR पे चलेगा। हाँ, ठीक है ना? तो प्रोसिक्यूशन का केस चलाने के लिए बहुत जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा सबूतों की जरूरत हो प्रोसिक्यूशन को। प्रोसिक्यूशन को यह जरूरी है कि जो कुछ भी प्रोसिक्यूशन कह रहा है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करे कोर्ट के अंदर। नहीं कर पाता है तो वो गिल्टी नहीं है, वो इनोसेंट नहीं। लेकिन हम जैन साहब की बात पे कह रहे हैं कि समाज, वाकई उन्होंने बहुत सही कहा, समाज मॉब फ्रेंडली से आप चलेंगे, मॉब फ्रेंडली से आप चलेंगे। विवेक जी देखिए, कानून ठीक है, कानून एकदम न्यायिक प्रक्रिया हमारे लिए, हम 2-3 दिन पहले भी इस पे बातचीत कर रहे थे, हमारे बल्कि बहस भी हो गई थी। ये एक सांसद थी, उन्होंने कह दिया कि उसको तत्काल मौत की सजा मार देना चाहिए। मैंने इसका विरोध, ये हो नहीं सकता, हमारी न्यायिक प्रक्रिया में नहीं है। क्यों रिस्की है ये बात कहना चाहते हैं? क्यों रिस्की है? क्योंकि आप किसी को भी मार सकते हैं। हाँ, वही समस्या ये है, बिल्कुल ठीक। इसलिए हमारा प्रोसेस है, हमारा एक प्रोसीजर के तहत ही चल रहा था और वो आज की तारीख तक इनोसेंट था। भले लोग उसको दोषी माने, लेकिन लोगों को ये लगता है कि उसको ने जो किया वो ठीक किया, उसका सही माना। मैं बिल्कुल एक लेमैन की तरह अगर लोगों की बात कहूं ना जैन साहब, तो उन्हें लगता है कि ठीक है ये हुआ, ये होना ही था, एक बात अच्छा बीच में इंटरप्ट करना पड़ेगा। वो जो चूंकि मैसेज गलत चला गया, जब हम इसकी इनोसेंस की बात कर रहे थे तो इसकी इनोसेंस की बात नहीं कर रहे थे हम बात कर रहे थे कि जो बाहर आदमी है, उस बाहर आदमी के अंदर खौफ पैदा हो जाता है
कि मैं इनोसेंट होते हुए भी अगर इसी तरह से तो कहीं मेरे साथ पाया जाता है, साजिशन ना हो। अगर मेरे साथ ऐसा हो सकता है कि तो अगर वो सिचुएशन है तो यहाँ पर हम इस वजह से इसकी चर्चा कर रहे हैं, हम उसके बचाव के लिए वगैरह। एक बात मैं और बताऊं आपको, जी, एक एग्जाम्पल के थ्रू प्रूव करूंगा इस बात को जी। नहीं, आप वकील हैं, मुझे यकीन है एग्जाम्पल के बिना बात पूरी नहीं होगी। कुछ समय पहले आपने पटेल नगर वाला एक केस सुना होगा, एक लड़की अपने चाचा के साथ रहती थी, मदर फादर नहीं थे उसके जी। शी वॉज इन लव विद समबडी और उसके साथ वो इलोप करना चाहती थी। चाचा ने उसे समझाया लड़का ठीक नहीं है, इससे अलग हटो। लड़के के कहने पे आकर चाचा पे इल्जाम लगा दिया। उसमें भी कैंडल जले थे, सारी बातें हुई थी। रिजल्टेंटली उस चाचा ने आत्महत्या कर ली तीसरे दिन। लेटर ऑन व्हाट वाज प्रूव्ड इन द कोर्ट कि लड़की ही गलत थी। मॉब फ्रेंजी से चलेंगे तो इस बात को कौन फिर जस्टिफाई करेगा कि उस अंकल ने जिसने सुसाइड कर लिया झूठे आरोपों के तहत, वो भाई मॉब फ्रेंजी तो ही थी वो, और क्या था वो तो विवेक जी इस मामले के खास के कह रहा हूं मैं, और सारे मामलों पे तो नहीं सर। देखिए वो भी एक मामला था, यदि वो प्रूव नहीं हो पाता और प्रूव हो जाता समहाउ। अच्छा चलिए, हम लोग तो चर्चा कर ही रहे हैं। मुझे लगता है आर के रावत लोगों से इस दौरान बातचीत करते रहे हैं और बेशक स्टूडियो में मौजूद नहीं है रावत आप, लेकिन हम लोग महसूस करें कि अगर शायद आप यहाँ होते तो और ज्यादा गर्मा गर्म कुछ बहस भी इस दौरान हो सकती थी। खैर आप बताएं, आप सुबह से लोगों से भी रिएक्शन लेते रहे, आप ऑफिशियल से भी बात करते रहे राम सिंह की मौत को लेकर। फिलहाल मैं मौत इसलिए कह रही हूं क्योंकि दैट वाज नॉट प्रूव्ड कि अभी उसने हत्या की है या ये सुसाइडल केस था, क्या था, क्या रिएक्शन है लेमैन की अगर बात करें, क्या रिएक्शन है उनका? देखिए, जहां तक आम लोगों की बात करें तो आम लोग जो है उसकी हत्या या मतलब होमिसाइड या सुसाइड, ये तो अभी इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि ये क्या होगा। लेकिन अभी जो है जो आम लोग हैं वो कह रहे कि ठीक हुआ, उसको आज फांसी नहीं होनी, मतलब आज नहीं मिलती तो कल तो मिलती, कल भी मरता तो आज मर गया तो ज्यादा ठीक हुआ। लेकिन जो ऑफिशियल से बात हुई है, ऑफिशियल की जो जिम्मेदारी, हाँ कहिए आर के रावत, जो ऑफिशियल्स की जो जिम्मेदारी है तो उन्होंने कहा कि पूरी एक न्यायिक प्रक्रिया है, उसी के तहत जो है उसके साथ जो है काम होना चाहिए था। अगर उसने ऐसा कुछ किया है तो इसमें लापरवाही जो है तिहाड़ जेल प्रशासन की है, उसकी जवाबदेही बनती है, उनको जवाब देना पड़ेगा। तो ये ऐसी जो बातें जो निकल के सामने आई हैं। लेकिन जहां तक राम सिंह का सवाल है, राम सिंह ने जो ट्रायल के दौरान कभी भी अपनी ना तो गलती स्वीकार की और ना ही कभी उसने ये कहा कि हाँ जी मैंने ये जो गलत कृत्य किया है। लेकिन उसने जो है अनऑफिशियल जो है जहां वो बंद था अपने साथी कैदियों से, उसने कई बार कहा कि मुझसे ये गलत हो गया, ये गलती मुझसे पता नहीं कैसे हो गई, मैं इसकी जो है माफी मांगूंगा अगर मैं बाहर निकलूंगा। इसका भाई मुकेश है, उसने भी ये बात कही कि उसने कहा कि हमसे ये इतनी बड़ी गलती हो गई, हम उस दिन शराब के नशे में थे, अगर हम बाहर निकले तो इस लड़के का इलाज करवाएंगे। तो ये बातें कुछ बाहर जो आई हैं हम तक, लेकिन ये है कि ये ट्रायल के दौरान इन्होंने अभी तक कोई भी हामी नहीं भरी थी कि हाँ हमसे कोई गलत भावना हुई है, उनके हीन भावना कुछ इनके दिमाग में थी कि भाई बिल्कुल एक सवाल सिर्फ है कि बाकी के जो 4 आरोपी और जो वहाँ तिहाड़ में उनकी सुरक्षा का व्यवस्था क्या इंतजाम किए गए? बहुत संक्षेप में आप रावत जी जवाब दीजिएगा इस सवाल का। देखिए, जो पवन गुप्ता है और ये जो विनय शर्मा है, इसके अलावा मुकेश है और अक्षय ठाकुर है, 4 लोग अभी भी जेल नंबर 3 में बंद हैं। बैरक 2, 3, 4, 5 में इन लोगों को रखा गया है। तो वहां जो है सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए। एक अर्दली जो है इनकी बैरकों के बाहर हमेशा इन पे निगाह रखने के लिए रखा गया है। जो सुसाइडल जो वॉच करने वाले लोग हैं उनकी संख्या बढ़ा दी गई है। और जो वहाँ की पेट्रोलिंग है, जो अंदर की जो पीएमसी की पेट्रोलिंग है, हमारे पास बहुत कम है। आर के रावत, जो भी इन्फॉर्मेशन आपने दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमसे जुड़े न्यूज लाइन में बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हत्या है या आत्महत्या कहना वाकई में मुश्किल है, कई पॉसिबिलिटीज हैं। जैसा सुधीर जैन साहब कहते हैं कि कई बार जीने की इच्छा खत्म हो जाती है, विकल्प नजर नहीं आता, तो आदमी ऐसा कर सकता है। विवेक साहब जैसा कह रहे हैं कि इस मसले में हो सकता है कि कैदियों में आपस में कोई लड़ाई हुई हो, उसका नतीजा हुआ हो, क्योंकि सच सब सामने आया जब काउंटिंग हो रही थी। और जैसा फजल इमाम मलिक साहब कह रहे हैं कि ये होना था, पहले हुआ, इस तरीके से हुआ, समाज में इसे लेकर एक अलग सोच है और क्या इस सोच का नतीजा होगा, क्या लोग इसके बारे में आगे सोचेंगे, जेल प्रशासन के बारे में, अथॉरिटीज के बारे में, लीडर्स के बारे में, राम सिंह जैसे आरोपियों के बारे में, ये वक्त ही बताएगा। फिलहाल इंतजार करें उस रिपोर्ट का जो सच को और सामने रखे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ न्यूज लाइन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए चैनल 1।
क्या आप कुछ छुपा तो नहीं रहे? प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन, कैश डिपॉजिट, बिग परचेजेस, परचेज ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स, कुछ छुपाइए नहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं। आयकर विभाग के नोटिस का इंतजार मत करिए, भरिए अपना एडवांस टैक्स ईमानदारी से इस महीने की 15 तारीख तक और बनिए भागीदार देश की प्रगति में।